जय हिंद दोस्तों घटना चक्र के टॉप 5000 क्वेश्चंस की सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। यदि आप यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपी आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, बीआरएसआई आदि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इस सीरीज़ से लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर की। 1857 का विद्रोह एवं उनके स्थल देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था वो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। बरेली में खान बहादुर जी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। इलाहाबाद में लियाकत अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। कानपुर में नाना साहब और अजीमुल्लाह खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। फैजाबाद और अवध में मौलवी अहमदुल्लाह शाह के नेतृत्व में हुआ। जगदीशपुर बिहार में बाबू कुंवर सिंह जी के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ। असम में दीवान मनीराम दत्त के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और वहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। दोस्तों इसमें क्वेश्चन अक्सर मिलान के लिए पूछ लेता है, या ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। अब कुछ प्रमुख डैम और नहर देख लेते हैं, नदियां और उन पर बने हुए प्रमुख डैम। सबसे पहले देखते हैं तवा प्रोजेक्ट, ये आपका नर्मदा नदी पे बना हुआ है। फिर इसके बाद मेत्तूर डैम है, ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। उकाई अथवा इकाई परियोजना, ये आपकी तापी नदी में बना हुआ है। अलमाटी बांध, ये आपका कृष्णा नदी में बना हुआ है। इसको आप याद रख सकते हैं कि भगवान कृष्ण की मिट्टी की मूर्ति, तो यहाँ पे मट्टी से बन जाएगा मिट्टी, तो कृष्ण की मिट्टी की मूर्ति, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही याद करें। अगर आपको ये चीज़ें वैसे ही याद हो जाती हैं तो आप इसको नॉर्मल तरीके से कई बार वीडियो देख के आप याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी पे बनी हुई है, तो यहाँ से बन जाएगा कॉम्बिनेशन कृष्ण और अर्जुन, तो नागार्जुन से निकाल लेंगे अर्जुन, और यहाँ से कृष्णा नदी, तो कृष्ण और अर्जुन, इसको इस प्रकार से याद रख लेंगे। हीराकुंड बांध है, परियोजना है, आपकी महानदी में बना हुआ है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे महान, हीरा। और फिर आगे देखते हैं मिदनापुर नहर आपकी कहाँ पे है। तो मिदनापुर जगह को हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में ही कंसावती नदी है, तो जिसको कसाई नदी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको याद रख सकते हैं, मिदनापुर नहर आपकी कंसावती नदी पर बनाई गई है। फिर आगे चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है, ये यूपी के ललितपुर में है। गांधी सागर जलाशय आपका मध्य प्रदेश में निर्मित किया गया है। इसके साथ ही लगा हुआ राणा प्रताप सागर है जो राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है वो पिपरी सोनभद्र यूपी में है, तो आप इसको देख लीजिए। तिलैया बांध आपका बराकर नदी में है, और इसको याद रख सकते हैं बड़ा, तो इसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा बड़ा तिलैया, तो बड़ा तिलैया, इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। पंचेत हिल बांध आपका दामोदर नदी में है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, यहाँ से पंच और यहाँ से दामोदर से दाम, पंचदाम। और फिर आगे देखते हैं माता टीला बांध आपका है बेतवा नदी पर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेतवा से बेत निकाल लेंगे, बेत और बेत का टीला, ठीक है, तो इसको इस तरह याद रख लेंगे। फिर देखते हैं राणा प्रताप सागर बांध आपका राजस्थान में है जो चंबल नदी पर बनाया गया है। उकाई परियोजना आपका ताप्ती नदी पर बनाया गया है।
रीजन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका शिवकाशी केंद्र है, ये मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। शिवकाशी में मुख्य रूप से आतिशबाजी, माचिस उद्योग स्थित है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, काशीराम पटाखा आता है, तो ये आतिशबाजी से जुड़ा हुआ है ये उद्योग। तो फिर ये हो जाएगा शिवकाशी जो केंद्र है वो आपका हो जाएगा आतिशबाजी के लिए और माचिस उद्योग के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने शिवकाशी केंद्र को लिटिल जापान की संज्ञा दी थी। फिर आगे देखते हैं पीतमपुरा, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसको ऑटोमोबाइल हब बोलते हैं अथवा एमपी का डेट्राइट बोलते हैं। काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश में है, जूट के लिए फेमस है। विरुद्धनगर आपका सूती वस्त्र के लिए फेमस है। इसको याद करने की निमोनिक्स हम ये बना सकते हैं कि सूती वस्त्र के विरुद्ध, मतलब सूती वस्त्र उसको पसंद नहीं है, तो सूती वस्त्र के विरुद्ध विरुद्धनगर। फिर आता है चन्नापटना। तो चन्नापटना जो आपका केंद्र है, यह जगह है, वो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको याद रख सकते हैं, चन्नापटना एक साड़ी है और साड़ी किससे बनती है, ये रेशम से बनती है, तो इसको इस तरह से याद रख लेंगे। भदोही यूपी में है, जो कारपेट उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। टीटागढ़ आपका कागज़ उद्योग के लिए फेमस है। लखेरी सीमेंट उद्योग। भिलाई आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अम्बाला मुकुल आपका खनिज तेल रिफाइनरी शोधनशाला के लिए फेमस है। जामनगर गुजरात आपका पेट्रो रसायन के लिए फेमस है। फिर आगे देखते हैं जेके नगर, तो ये एल्युमिनियम के लिए फेमस है, उसको याद रख लेंगे। जेके सीमेंट, सीमेंट मतलब मजबूत अथवा स्ट्रॉन्ग, और एल्युमिनियम भी काफ़ी मजबूत होता है, तो इस तरह से इसको याद रख लेंगे। आगे देखते हैं मलांज खंड। तो मलांज खंड आपका तांबे के उद्योग के लिए या उत्पादन के लिए फेमस है। फिर देखते हैं टुंडू। तो टुंडू आपका जस्ता के लिए फेमस है। भाटपाड़ा ये आपके जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जूट का प्रयोग हम बोरे और रस्सी के निर्माण में करते हैं। फूलपुर उत्तर प्रदेश आपका उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी थी अवंतिका अथवा उज्जैन। तो ये उज्जैन क्षेत्र में जो क्षेत्र था उसको बोलते थे उत्तरी अवंती। दूसरा है दक्षिणी अवंती, ये माहिष्मती इसकी राजधानी थी, तो ये दक्षिण भारत में था। फिर इसके बाद आता है उत्तरी पांचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। दक्षिणी पांचाल इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद की राजधानी आपकी हो जाएगी शक्तिमती या सुक्तिमती। फिर इसके बाद है सूरसेन अथवा सुरसेना महाजनपद की राजधानी हो जाएगी मथुरा। मगध महाजनपद की राजधानी हो जाएगी गिरिव्रज अथवा राजगृह। कुरु महाजनपद की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। वत्स महाजनपद की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। अस्सक अथवा अस्मक महाजनपद की राजधानी हो जाएगी पैठन अथवा पोटली, पोतन आदि नामों से इसको जानते हैं। फिर इसके बाद आगे है अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी हो जाएगी विराटनगर, ये आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र है मत्स्य महाजनपद। कोसल महाजनपद की राजधानी हो जाएगी साकेत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मत्स्य महाजनपद है की राजधानी हो जाएगी विराटनगर, तो उसको याद रख सकते हैं विराट मत्स्य, ठीक है। अब कुछ प्रमुख कृषि विधियाँ और उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिश्रित कृषि का मतलब क्या है। इसका मतलब है फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशु पालन को बढ़ावा देना। विटीकल्चर हो जाएगा आपके अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं अक्सर।
वेजी कल्चर है, तो वेजी कल्चर आपका वेज से संबंधित है, तो ये सब्जी पौधों की कृषि से जुड़ा हुआ कृषि है। यह मुख्यतः जड़ वाली फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है उनको सम्मिलित किया जाता है। पीसी कल्चर आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। और ओलेरी कल्चर आपका हो जाएगा सब्जी, तो ये ओलेरी कल्चर आपका जुड़ रहा है सब्जी उत्पादन से। ठीक है, अब देख लेते हैं मूल अधिकार से जुड़े हुए कुछ तथ्य। तो कुल मूल अधिकारों की संख्या है 6। इसको निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला है समता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। फिर अगला है धर्म और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 25 से 28 तक है। फिर इसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में है। फिर अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 मतलब विधि का शासन से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद 15 है, तो 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को सुनिश्चित करता है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 17, ये आपका है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। फिर इसके बाद है 18 अनुच्छेद, ये उपाधियों का अंत करता है की बात करता है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जिसको 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से आर्टिकल हो जाएगा 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अथवा सुरक्षा, और 21A जुड़ा है प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से। फिर आगे चलते हैं अनुच्छेद 22 कुछ दशा में। अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 में है कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 23 में हो जाएगा आपका मानव के बलात् श्रम एवं दुर्व्यापार का प्रतिषेध। तो वहीं अनुच्छेद 24 में है आपका कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, ये अर्थात बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। फिर इसके बाद देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो आपका अनुच्छेद 25 हो जाएगा अंतःकरण की धर्म के अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। फिर आपका अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के संदर्भ में स्वतंत्रता प्रदान करता है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 28 धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 28, जिसमें कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। फिर अंतिम आपका ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 के तहत आपका हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, माइनॉरिटी के हितों का संरक्षण। फिर इसके बाद हो जाएगा अनुच्छेद 30 आपका है
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की चर्चा की गई है। और फिर इसके बाद है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको डिटेल में अच्छे से देख लीजिए और इसमें से मिलाने के लिए कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अब विश्व की प्रमुख नदियाँ और उनके प्रमुख स्रोत को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी का ये यूरोप में इसका प्रवाह क्षेत्र है और ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से इसका उद्गम स्थल होता है। फिर इसके बाद होता है महावेली गंगा नदी। तो इसका उद्गम स्थल आपका हो जाएगा हैटन पठार में होता है। तो ये महावेली गंगा आपकी श्रीलंका में है। फिर इसके बाद देखते हैं मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी नदी आपकी यूएसए में है, जिसका उद्गम स्थल हिमानी झील इटास्का है। फिर इसके बाद है सिंधु नदी, जिसका उद्गम स्थल तिब्बत का पठार है। ये भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। फिर इसके बाद है मेकांग नदी, ये चीन में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत का पठार है। फिर इसके बाद है श्वेत नील नदी। तो श्वेत नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। फिर इसके बाद है नील नदी, इसका उद्गम स्थल हो जाएगा ताना झील जो इथियोपिया में है। फिर इसके बाद यांगसी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत का पठार है। तो इसको देख लीजिए। डेन्यूब आपका हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। महावेली गंगा आपका हैटन पठार हो जाएगा। मिसिसिपी नदी हो जाएगी इटास्का झील। और सिंधु, मेकांग और यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती हैं। वाइट नील आपकी विक्टोरिया झील से निकलेगी और ब्लू नील आपकी ताना झील से निकलेगी। ठीक है दोस्तों, अब इतिहास की प्रमुख तिथियों को देख लेते हैं और उनके घटनाक्रम को देख लेते हैं। इसमें अक्सर कालक्रम निर्धारित करने के लिए पूछ लेता है, सेट करने के लिए घटते या बढ़ते क्रम में। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। फिर 1853 में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से थाड़े के बीच में चलाई गई थी। यह पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक था। 1913 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था और रोलेट एक्ट को मार्च 1919 में पारित किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। तो वहीं फिर 26 से लेकर 30 दिसंबर 1919 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया था। फिर आगे चल के 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना घटित हुई थी और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, जिसकी नियुक्ति 1927 में की गई थी। 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार लहराया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार लहराया गया। फिर आगे चल के 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकाली गई और 6 मार्च 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया। दांडी मार्च 6 अप्रैल को ख़त्म हो गई और उसी के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर इसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा दी गई। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये पूछता है कई बार। तो पहले गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था, जिसमें गांधी भगत सिंह की फांसी को माफ़ कराने में असफल हुए थे
फिर इस कारण से 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। फिर आगे 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। सितंबर 1932 को पूना पैक्ट आया था। फिर आगे चल के 1937 को कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ हुआ और 1940 और 41 में वैयक्तिक सत्याग्रह को आरंभ किया गया। 1942 को क्रिप्स योजना आई। 1944 को सी राजगोपालाचारी योजना आई। फिर आगे चल के नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। 1945 में ही वेवल प्लान आया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई और 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आई, जिसको हम 3 जून की योजना भी बोलते हैं अथवा डिकी वर्ड योजना बोलते हैं इसको। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। तो ये याद रखिएगा, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश राजा ने या महारानी ने स्वीकृति प्रदान की। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उनके कार्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं WTO। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। इसका प्रमुख कार्य है व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। IMF की गठन 1945 में किया गया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसका प्रमुख कार्य भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये BOP क्राइसिस के समय देश को, किसी भी देश को हेल्प करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस के समय, भुगतान संतुलन के क्राइसिस के समय। सार्क का गठन 1985 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू है। इसका उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का गठन 1960 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। इसका प्रमुख कार्य है सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराना कंट्रीज़ को। फिर इसके बाद यूरोपियन यूनियन का गठन 1993 में किया गया था। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपियन यूनियन एक कॉमन मार्केट का उदाहरण है। 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा लॉन्च की गई थी। अभी हाल ही में ब्रिटेन UK यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख सम्मेलन और उनकी अध्यक्षता किसने किया और साथ ही साथ इन सम्मेलन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं 1885 का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसको बम्बई अधिवेशन कहा गया। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इस सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। फिर आगे देखते हैं मद्रास अधिवेशन 1887। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबत जी ने की थी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद 1988 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। 1896 के इस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ से लिया गया। इसको पहली बार गाया गया था यहाँ पे। 1896 के अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। आगे देखते हैं 1905 का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता
गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की और 1907 के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। आगे चल के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दर ने की और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही जनगण मन को पहली बार गाया गया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की और 1916 के अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1919 का अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। 1919 का अमृतसर अधिवेशन अंतिम अधिवेशन था जिसमें तिलक ने भाग लिया। 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास जी ने की। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। महात्मा गांधी जी का यह पहली अध्यक्षता थी कांग्रेस की। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्तावों को पारित किया गया। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। दोस्तों, अब कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला, भारत के स्थानीय शासन के वास्तुकार कौन थे? तो बलवंत राय मेहता, BR मेहता। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता जी ने की थी। पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता ने 2 टायर सिस्टम की वकालत की थी और BR मेहता ने त्रिस्तरीय। GVK राव और लक्ष्मी मल सिंघवी के नेतृत्व में कौन कौन सी समिति बनी थी? तो इनकी नेतृत्व में 1885 में GVK राव कमेटी बनाई गई थी और 1985 में GVK राव कमेटी बनाई गई थी। फिर इसके बाद 1986 में लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी को बनाया गया था। ये पंचायती राज से जुड़ी हुई कमेटी थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, बिहार। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। BN राव आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। BV गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी जुड़े रहे। जस्टिस M हिदायतुल्ला वह मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। भारत का वह द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी जिसके पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, पद तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, भारत का उपराष्ट्रपति।
इसके बाद है अनुच्छेद 67 बी के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, न कि केवल निर्वाचित सदस्य। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी? तो ये नरसिम्हा राव कमेटी के द्वारा की गई थी। कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी किसको है? तो ये संसद को प्राप्त है। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका अर्थात PIL से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते हैं, तो आप इन सारे के सारे टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।